अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही देश से किसान उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए वो किसान पंचायतों में जो भीड़ आ रही है ना, वो भीड़ वैसे ही नहीं है, उस भीड़ की वोट होती है, वोट, और उन वोटों की ताकत होती है। इसलिए बीजेपी को समझ जाना चाहिए, वो समझ भी रही है कि अब तेरा अंतिम दिन जो है चल रहे हैं, तेरे अच्छे दिन बुरे दिन सब खत्म हो लिए। ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा की, जो पूरी हो जाएगी अगर सरकार नहीं मानेगी। कोई औकात नहीं है कि ये 50 साल तो छोड़ो, 5 दिन भी राज करना। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में आप बैलेट पेपर से रेफरेंडम करा लीजिए, जनमत करा लीजिए। आपको पता लग जाएगी बीजेपी की औकात क्या है, मोदी जी की क्या औकात है, उन्हें भी पता लग जाएगा। तो जहाँ ये नेता पहुँच गए और विशेषकर बीजेपी के नेता पहुँच गए और आरएसएस के नेता पहुँच गए, आप समझ लो वहाँ बेड़ा गर्क होगा, वहाँ का आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। जो इन्होंने खत्म कराया इस मुजफ्फरनगर के इलाके में, मुजफ्फरनगर के दंगा करा के। लेकिन आप देखिए, किसान आंदोलन को धन्यवाद दीजिए। किसान आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई के शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन ने जो भाईचारा खत्म हो गया तो वो बना। बीजेपी का खजाना भरने के लिए जो है ये तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, आरएसएस का खजाना भरने के लिए ये तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये देश की हिस्से, देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। देशभक्ति की आड़ में सबसे बड़े देशद्रोही यही है बीजेपी वाले। देश की आजादी के समय, देश की आजादी के आंदोलन में इनका कोई भागीदारी नहीं थी, कोई हिस्सा नहीं था। ये सारे के सारे अंग्रेजों के साथ में थे और अब ये देशभक्त बने। तक लग गया हुआ, सरकार तो सुन नहीं रही है। बंगाल चुनाव में बिजी है सरकार। नहीं, कहाँ, कैसे नहीं सुने सरकार? सरकार खूब अच्छी तरह से सुन रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार ने अभी कानून वापस ले लिया, खूब सुन रही है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है उसको, अच्छी तरह सुनाई दे रहा है उसको। और इतना भी सुनाई दे रहा है उसको, समझ में आ रहा है कि जिसे वो कल 1-2 स्टेट का आंदोलन कहती थी, आज वो आंदोलन पूरे देश का बन चुका है और सामने दिख रहा है सरकार को। और यही सरकार की चिंता है, आरएसएस की भी यही चिंता है कि आंदोलन जैसा हम सोच रहे थे उससे कहीं आगे बढ़ गया। अब आप देखें कि लगातार, अगर टिकैत जी की मीटिंग को देखें आप, तो हर प्रदेश में मीटिंग हो रही है उनकी, हो रही नहीं हो रही है? तो ये आंदोलन जब हर प्रदेश में मीटिंग हो रही है तो पूरे देश का आंदोलन बन चुका, और यही सरकार की चिंता है। लेकिन सरकार अभी पश्चिम बंगाल के, असम के और तमिलनाडु के जो चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें बिजी है। क्योंकि सरकार की नजर में, विशेषकर भाजपा सरकार की नजर में, चुनाव महत्वपूर्ण है, इंसानी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है। किसान या मजदूर या गरीब महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सत्ता की इतनी हवस है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसकी आंखों के सामने लोग मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सत्ता उसके हाथ में आनी चाहिए। इसलिए सरकार, आपको लगता है कि सुन नहीं रही। सर, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लगातार सर मंच से कह रहे हैं कि किसान जो है, बंगाली की जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, ये पैसे देकर किसानों को बैठाया गया है। कांग्रेस के किसान है, वहाँ के किसानों को वो पैसे दे रहे 18-18 रुपए। कांग्रेस के पास किसान होते तो कांग्रेस सत्ता में होती, बीजेपी थोड़ी होती है सत्ता में। ये किसान ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, ना इस पार्टी के ना उस पार्टी के हैं। ये किसान हैं, ये भारत के किसान हैं, और इन्हें मालूम है, इतना जानते हैं कि इन्हें क्या होना है और क्या करना है। तो ये जो सारी चीजें करी हैं, बीजेपी का एक प्रचार तंत्र है, बीजेपी की एक रणनीति है। किसी भी आंदोलन को आप बदनाम करो, उनको अपशब्द कहो, जैसे इस किसान आंदोलन को उन्होंने कहे हैं। अगर ये पैसे फैलाए हुए किसान हैं, तुम्हारी हिम्मत तो उठा के देख लो। यही बात इन्होंने शाहीन बाग में जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उसके विषय में भी कहा था कि यहाँ पे जो 500-500 रुपए लेके आए हैं, तो वहाँ कहा था चला तू ला के देख के 500 क्या 5000 रुपए देके तू उठा के देखा हमें यहाँ से। ये जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी एक उसकी रणनीति है। आंदोलन को तो किसी प्रकार से उठा दिया गया था? नहीं, उस आंदोलन को केवल कोरोना के बहाने उठाया गया था। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस आंदोलन को भी कोरोना के माध्यम से उठाने की साजिश हो रही है। अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, कोरोना के जो मामले हैं बिल्कुल नीचे आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो ऊपर आने लगे हैं। और जो मीडिया है, जिस मीडिया की आप बात करते हैं, वो गोदी मीडिया लगातार दिखाने लगा कि इतने मामले बढ़ गए, इतने मामले बढ़ गए, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। ये सारी की सारी साजिश है इस आंदोलन को खत्म करने की। लेकिन सीए एनआरसी का आंदोलन तो उठा सके, इस आंदोलन को कोरोना के बहाने या किसी भी बहाने से सरकार न उठा सकती है, न खत्म कर सकती है, न तोड़ सकती है, न कमजोर कर सकती है। सरकार के मंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं कि महापंचायतों में भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होगा। कोई बात नहीं, सरकार तो वापस हो जाएगी। तो सरकार वापस करने के लिए कर रहे हैं हम तो पंचायत, कानून तो वापस करेंगे करेंगे। कानून के लिए तो बॉर्डर पे जो बैठे यही बते रहे हैं। लेकिन ये जो किसान पंचायतें हैं, बार बार बताया जा रहा है, अगर सरकार नहीं मानेगी
तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही देश से किसान उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए वो किसान पंचायतों में जो भीड़ आ रही है ना, वो भीड़ वैसे ही नहीं है, उस भीड़ की वोट होती है, वोट, और उन वोटों की ताकत होती है। इसलिए बीजेपी को समझ जाना चाहिए, और वो समझ भी रही है कि अब तेरा अंतिम दिन जो है चल रहे हैं, तेरे अच्छे दिन बुरे दिन सब खत्म हो लिए। ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा की, जो पूरी हो जाएगी अगर सरकार नहीं मानेगी आने वाले समय में। आप कह रहे हैं सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन सरकार तो सीधे तौर पे कह रही है कि हम 50 साल राज करेंगे। नहीं, राज करेंगे तब बताएंगे। 50 साल तो एक ही बात पर राज कर सकते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी के माध्यम से। अन्यथा इस सरकार की कोई औकात नहीं है कि ये 50 साल तो छोड़ो, 5 दिन भी राज कर जाए। मैं कह रहा हूं आज के दिन में आप बैलेट पेपर से रेफरेंडम करा लीजिए, जनमत करा लीजिए। आपको पता लग जाएगी बीजेपी की औकात क्या है, मोदी जी की क्या औकात है, उन्हें भी पता लग जाएगी। तो आज की तारीख में 80% देश मोदी जी के खिलाफ है, और बहुत मजबूती के साथ, बहुत बुरी तरह से खिलाफ है। तो ये नहीं कहना चाहिए केवल ईवीएम है जिसके माध्यम से वो जीत सकते हैं या जीतते रहे हैं, अन्यथा उनके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, और इसीलिए वो लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस आंदोलन के साथ साथ, इस आंदोलन के पैरेलल ईवीएम का भी आंदोलन अब शुरू होगा, और बहुत जल्दी शुरू होगा। आप देखें, आप कह रहे हैं कि 80% जनसंख्या बीजेपी के खिलाफ है, फिर भी बंगाल में अगर देखें तो रैलियों में इनकी बीजेपी की रैलियों में इतनी भीड़, किराए की भीड़ आप नहीं जानते बीजेपी की रैलियों में कैसी आती है। 300 रुपए 500 रुपए दे के उन्हें रोटी खिला के उसकी किराए की बस में लेके आके उन्हें, सारी वही भीड़ है उनके पास में। और कौन सी भीड़ है? मैंने तो नहीं देखा बीजेपी के पास में कोई भीड़ है, या किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में भीड़ है। हाँ, किसानों के पास में जरूर भीड़, और वो अच्छी और सच्ची भीड़ है, वो अपनी मर्जी से आते हैं। अन्यथा सभी पॉलिटिकल पार्टी और विशेषकर बीजेपी, ये सब किराए के भाड़े के वो हैं, और कुछ भी नहीं। सर, लगातार मंच से कहा जा रहा है वहाँ बंगाल में कि वहाँ के हिंदू खतरे में है, जय श्री राम के नारे नहीं लगा पा रहे हैं। यार मैं ये नहीं समझ पाया कि ये बीजेपी वाले कहते हैं इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। ये बीजेपी के आने से पहले खतरे में नहीं थे, ये बीजेपी के आने के बाद खतरे में हो गए। और ये 100 करोड़ हिंदू किससे खतरे में, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। और अगर 100 करोड़ लोग भी खतरे में, तो उनको बीजेपी वालों को सबसे पहले डूब के मर जाना चाहिए कि 100 करोड़ लोगों की आबादी को तुम खतरे में बता रहे हो। सर, लगातार लोग भाईचारे, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जहाँ चुनाव होता है वहाँ के लोग खतरे में, हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। भाई हम तो देखो किसान हैं, मजदूर हैं, आम आदमी तो हमेशा भाईचारे की बात करता है। आम आदमी आपस में कभी नहीं लड़ता, ये राजनेता ही लड़वाते हैं। आम आदमी तो हमेशा मिलजुल कर रहना चाहता है, भाईचारे से रहना चाहता है। मैं नहीं जानता आप गाँव की संस्कृति को कितना जानते हैं, पर मैं तो गाँव के रहने वालों में जानता हूँ। गाँव में सभी तरह के लोग रहते हैं, वहीं पर लोहार भी, बढ़ई भी रहते हैं, वहीं पर और सारे काम करने वाले रहते हैं। सब मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के बिना काम चलता नहीं है, और सब प्यार से रहते हैं। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जहां ये नेता पहुंच गए, और विशेषकर बीजेपी के नेता पहुंच गए और आरएसएस के नेता पहुंच गए, आप समझ लो वहां बेड़ा गर्क होगा, वहां का आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। जो इन्होंने खत्म कराया इस मुजफ्फरनगर के इलाके में, मुजफ्फरनगर के दंगा करा के। लेकिन आप देखिए, किसान आंदोलन को धन्यवाद दीजिए। किसान आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई के शब्द मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन ने जो भाईचारा खत्म हो गया था वो बना दिया, वो सबको इकट्ठा कर दिया। तो ये सारे के सारे आम आदमी तो भाई भाईचारे की बात करते हैं, उसी को मजबूत करते हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं। जैसे आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वैसे ही पेट्रोल की शतक पूरी नहीं, आप इस किसान आंदोलन को उसके शतक से कैसे जोड़ रहे हो भाई? वो तो शतक, महंगाई तो देखिए मोदी जी की है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए। जब बीजेपी 2014 में नारे लगाती, अपने होर्डिंग लगाती थी, उसमें लिखती थी बहुत हो चुकी महंगाई की मार, और अब की बार है ना, अब कहाँ गई भैया? तो ये जो सारी चीजें, महंगाई जो है बहुत जानबूझकर बढ़ाई जा रही है, लोगों की पहुंच से चीजें बाहर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार की देन है इसलिए बढ़ रही है ना। नहीं, तुम भी तो पिछली सरकार की देन हो। अगर पिछली सरकार सही होती तो मोदी जी कहाँ होते हैं? हाँ। ये भी तो है ना। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा ही नहीं ना। पहले मैं जवाब दे। हाँ सर, ये जो सरकार कह रही है मोदी सरकार के पिछली देन है, उनसे ये पूछो पिछली सरकार की अगर देन है, पिछली सरकार के समय में $145 प्रति बैरल कच्चा तेल देश में आता था। आज के, और उस समय जो है 2014 में जो था, 13-14 में 56 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकता था, डीजल 35 के आसपास था। और अब जिस समय उसके आधे से भी कम है,
उस समय आप यानी आज की तारीख में $63 प्रति बैरल है। उस समय आप डीजल बेच रहे हो 90 रुपए और तेल पेट्रोल बेच रहे हो आप 100 रुपए से ऊपर। तो ये पिछली सरकार की देन है। और जो मोदी जी कहते हैं कि देश में जो कच्चे तेल का उत्पादन जो ज्यादा होना चाहिए, मोदी जी के समय में कच्चे तेल का उत्पादन कम हुआ है। आंकड़े देखें, सरकार आंकड़े नहीं बताती, मोदी जी तो बताते नहीं, उनकी तो टांगे कांपती हैं आंकड़े बताने से। तो जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से देखें, जिस समय वो सरकार थी यूपीए सरकार, इस देश में तकरीबन 83% कच्चे तेल जो है वो मतलब 74% जो कच्चा तेल है वो बाहर से आता था, बाकी का उत्पादन यहाँ होता था। आज की तारीख में 83% बाहर से आता है और मात्र 17% का जो है यहाँ पे वो होता है। तो कच्चे तेल की खपत जो हो रही है उस पर, आयात पर हम आज ज्यादा निर्भर हैं कल के मुकाबले। इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है कच्चे तेल के लिए। किसकी जिम्मेदारी है? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने ONGC जो हमारी एक बड़ी कंपनी है जो उसमें मुनाफे में चलती थी, उस कंपनी का भट्टा बैठा दिया और आज की तारीख में वो जो कंपनी जो तेल की खोज करती थी, निकालती थी, उसका बजट कम कर दिया गया और स्थिति यह है कि अब उसके पास में तेल निकालने के लिए पैसा नहीं।